कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021-2022 का बजट बहुत ही अनूठे अंदाज में पेश किया और घोषणाओं का जैसे कोई पिटारा खोल दिया। बात भी अच्छी सी की कि सबको साथ लेकर प्रदेश के विकास में हम सबका साथ भी लेंगे। मेरे क्षेत्र पर भी बहुत मेहरबान रहे, यहां तक कि इशारा भी किया, मेरा नाम भी लिया। एक बड़ी घोषणा पर मेरे द्वारा मेजे नहीं थपथपाए जाने पर यह माननीय उद्योग मंत्री इस बात के गवाह है कि जिस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मेजे थपथपाने का कहा ना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मैं धन्यवाद दूंगा। जिस समय उद्योग पर चर्चा थी, आपने अपनी रिप्लाई में सरकार की कमजोरी, सरकार की कमी और अपनी गलती मानी थी और आपने यहां तक कहा था कि हमारे अफसर दिल्ली जाते हैं तो शर्मिंदगी उठाते हैं हमारी प्रोग्रेस को लेकर। ये 750 करोड़ की योजना है ना, ये भारत सरकार की देन है और मुख्यमंत्री जी मुझसे मेजे थपथपाना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि जादूगर की जादूगरी देख ली। देखी, हमने बहुत देखी। कैसी जादूगरी? पैसा केंद्र का और वाहवाही खुद लेना चाहते हैं। योजनाएं पुरानी सरकार की, हमारी सरकार की, यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की, उसकी भी वाहवाही, ऐसी जादूगिरी। सत्ता में लाने के लिए संघर्ष किसने किया, कुर्सी कैसे मिली, उसमें भी जादूगिरी। और सड़क पर जिसने संघर्ष किया उसको सड़क पे ला दिया, तो उसकी भी जादूगिरी देख ली आपकी। और माननीय सभापति महोदय, हमारी ओर इशारा करके भाईचारा, प्रेम और शांति की सलाह दी है हमको। थोड़ा अपने गिरेबान में झांक लेते कि देश में जो अराजकता है ना, अशांति है ना, ये जो माहौल देश का जहरीला हुआ है, इसका वास्तविक जिम्मेवार कोई है ना, तो आपके अपनी पार्टी के शीर्ष नेता है जिन्होंने पूरे देश की ऐसी हालत कर दी। अरे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए कौन बेचैन है, कौन तड़फ रहा है? मैं भी एक शायरी कहूंगा आज, कभी कहता नहीं हूं मैं। उम्र भर गाली भूल यही करते रहे, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रहे। माननीय सभापति महोदय, एक बात के लिए जरूर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, हृदय से दूंगा। पैरा 151 में जोधपुर में 1700 पाक विस्थापितों के परिवारों के लिए 102 करोड़ का प्रावधान उनके आवासों के लिए दे रहा है, दुरुस्त है। उनका अपना जिला, गृह जिला। पर यह भी निवेदन करूंगा कि सीएए के दायरे में आने वाले राज्य में जितने भी परिवार हैं, कानून बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको तो कोई नागरिकता नहीं है, तो राजस्थान में सीएए के दायरे में आने वाले जितने भी परिवार हैं, उनको नागरिकता देकर पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था, ये मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से रहेगा। माननीय सभापति महोदय, जहां घोषणाओं की बात है ना, राज्य की जो आर्थिक बदहाली है ना, ऐसे में ये घोषणा पूरी कैसे होगी, ये कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। मैं महाजन का बेटा हूं, अकाउंट का जानकार भी हूं, सारे पेपर आपके खंगाल दिए मैंने। जो घोषणाएं आपने की, उसमें पैसा कहां से आएगा, यह शंका अभी तक दूर नहीं हुई।
और जब माननीय मुख्यमंत्री जी रिप्लाई देना तो इस शंका को दूर कर दे। अरे 2020-21 में आपका राजस्व घाटे का जो अनुमान था ना 1,80,438 करोड़ राजस्व आय का जो अनुमान था ना 1,80,438 करोड़, आरआई में आपने उसमें भी 8,162 करोड़ माइनस कर दिए। मतलब आपके पास पैसा नहीं है। और माननीय सभापति जी, ये पैरा 271 रिफ्ट के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 पेज में चर्चा की है। संजोग से माननीय उद्योग मंत्री जी बैठे हैं। लिखा क्या है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 में 4,0900 इकाइयों द्वारा 116 लाख करोड़ का निवेश हुआ। सही है, बहुत अच्छी बात है ये। और आपके 1 साल के कार्यकाल में 2019 में 2,799 नए उद्योग आए और 69,000 करोड़ का निवेश हुआ और इसमें रोजगार मिला 69,750 लोगों को। कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। पर माननीय उद्योग मंत्री जी, रिप्स के रजिस्ट्रेशन के जो एसओसो आईडी है ना, थोड़ा आस टटोल देना। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, आज भी रिप्स 2014 अंकित है। 2014 2019 आए 2 साल हो गए। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन लगाना चाहता है ना, तो 2019 उस एसएसओ में है ही नहीं, उस वेबसाइट में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हंसता हुआ चेहरा उसमें लगा दिया आपने। खोलेंगे ना अपन। 2014 में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, वो तो फोटो चेंज हो गया, पर 2014 से 2019 वो अभी आपका वहीं अटका हुआ है। इसलिए आग्रह रहेगा, वाकई में ईमानदारी से चाहते हो ना कि इन्वेस्टर यहां आए, तो वो करेक्ट करवा देना ताकि अपना एप्लीकेशन वो उसमें डाउनलोड कर सके। माननीय सभापति जी, राजस्थान टैक्स बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसमें भी रिफ्ट 2014 भी फोटो मुख्यमंत्री जी का हंसा हुआ बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा फोटो उसमें दिक्कत नहीं है। जिस आदमी को ऑनलाइन के लिए लॉगिन करना पड़ता है तो उसमें ई रिफ्ट 2014 ही आता है। और ऐसी स्थिति में औद्योगिक अपनी त्रैमासिक रिटर्न की फाइल कैसे सबमिट करेगा? कर भी नहीं सकता वो। बहुत सारे आपने लाभ दे रखे हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन ही फाइल नहीं होगी तो लाभ उसको मिलेगा कैसे? और माननीय सभापति जी, कैपेटिव इंसेंटिव सब्सिडी के लिए अगर वो कर विभाग में जाएगा ना, तो वहां भी यही हालत। अब आपने पिछली बार कहा था कि ऑफलाइन दे सकता है। अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है। 2014 जब दर्ज है, हाँ दिखाई नहीं देता है यहाँ से। और उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या, 2014 में भी जिस व्यक्ति ने इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए आवेदन किया, एक ही जवाब सब में मिलता है, बजट के अभाव में अभी सब्सिडी दिया जाना संभव नहीं है, आप नए सिरे से एप्लीकेशन लगवा दो। कईयों ने 6-6 महीने पहले नई एप्लीकेशन भी लगवा दी। मैं कहीं भी गलत हूं ना, आप ये दुरुस्त कर देना। आप इधर कहीं गलत बयानी नहीं करूंगा। अभी भी वही बजट के अभाव में माननीय सभापति जी, जब बजट नहीं है तो आप घोषणा क्यों करते हो? और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, इसके नाम पर जो बाहर उद्योगपति आपकी बातों पर विश्वास करके आता है, उसके साथ मजाक क्यों करते हो?
माननीय सभापति जी, बजट के देना मतलब उत्तेजना नंबर आपका टाइम दिया हुआ है उसमें बोल लेना आप। पैरा नंबर 104, पैरा नंबर 294, वो भी आप देख लेना सभापति जी। 2019-20 के बजट भाषण के पैरा नंबर 203 और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा कि वेट की बकाया रही मांगों में व्यापारियों को राहत देने के लिए एमनेस्टी योजना लाकर ब्याज, शास्ति व विलंब शुल्क में छूट दी जाएगी। 2 साल तक कुछ नहीं हुआ उसमें, और कल दोबारा घोषणा की, पर कल रात को आदेश निकल गए, ये भी सही है। पर इन 2 साल के दौरान जिन जिन व्यापारियों के जीएसटी के रिटर्न के मैटर सरकार में पेंडिंग थे और उनका पुराना वैट का मैटर डिस्प्यूटेड था ना, तो आपने जीएसटी का जो उसका रिफंड है ये कहकर लौटाने से मना कर दिया कि जब तक पुराना डिस्प्यूट का पैसा आप नहीं भरोगे तो आपको जीएसटी का रिफंड नहीं मिलेगा। जबकि जीएसटी का रिफंड रोकने का अधिकार सरकार को नहीं है। सरकार की जो भी मनमानी है, दादागिरी है, तो मेरा आग्रह रहेगा, कल आपने चालू कर दी उसके लिए धन्यवाद, कल चालू हो गई हो। पर इन 2 सालों के दौरान जो आपने जबरन पैसा वसूल किया है डिस्प्यूटेड केस में, उनको भी अपील का अधिकार दे दोगे ना, तो जो गलत पैसा उसको मजबूरी में सरकार के खाते में भरना पड़ा है, शायद उससे वो बच जाएगा। माननीय सभापति महोदय, 2019-20 के बजट पैरा 204 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पंजीकृत व्यापारियों के विरुद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट मिसमैच से संबंधित मांग राशि के अत्यधिक मात्रा में प्रकरण लंबित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मान रहे हैं, जिसके निवारण के लिए हम आईटीसी मिसमैच की प्रक्रिया का सरलीकरण करेंगे। 2 साल हो गए, कोई सरलीकरण नहीं, और कल के बजट में भी इसका कहीं वापस कोई हवाला नहीं। माननीय सभापति महोदय, ये भी कहा था कि हम एक अभियान चलाकर सत्यापन कर मांग को कम करेंगे। 2 साल में तो आपका ये अभियान चला नहीं, तो अब कौन सी आप राहत दे दोगे, ये थोड़ी आप हमको बता देना। और माननीय सभापति जी, जिसका मैंने कई बार जिक्र किया है, मेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार से जो अनेकों बार अनुरोध किया, 3 जनवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने गृह जिले में, बजट में नहीं कहा, उद्योग मेले में घोषणा की थी कि ये जो प्रदूषण की समस्या है, ईटीपी उसका एकमात्र समाधान है। पर ईटीपी में खर्चा बहुत ज्यादा आता है, तो पहले जो अनुदान की सीमा थी 25 लाख, उसको 2 करोड़ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 करोड़ कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। पर जादूगर है ना, एक जादूगरी इसमें दिखा दी। पहले था लागत का 50%, इधर 2 करोड़ किया, तो इधर लागत का वापस 20% कर दिया। जितना फायदा मिलना था उतना मिलेगा नहीं। मेरा आग्रह रहेगा कि आपके खुद के गृह जिले में, आपके पड़ोसी जिले में बहुत बड़ी टेक्सटाइल की यूनिट संकट में है, और आज के समय में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिससे इस प्रदूषित पानी का पूर्ण उपचार हो सके और पानी भी वापस उपयोग में आ सके। तो ऐसे काम को बढ़ावा देने के लिए कम से कम आप अपनी घोषणा है ना, वार्ता नहीं करें, वो आप पूरी कर दें। और माननीय सभापति जी, मुझे पीड़ा है, मुझे दुख भी है। मेरी कुछ बातों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को तकलीफ हुई थी। मेरा उद्देश्य उनको तकलीफ पहुंचाना नहीं था, पर तकलीफ मेरी भी है, मैं उनको पहुंचाना चाहूंगा। 10 जुलाई 2019 के जो बजट के पैरा नंबर 114, उसका जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने उनमें कहा था कि बीपीएल परिवार की बेटियों के विवाह के में आर्थिक संबल देने के लिए, पैरा नंबर 114 नोट कर लेना, 2019-20 का, आर्थिक संबल देने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की घोषणा
ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। बाद में सदन के कई सदस्यों ने उसको और कुछ आगे बढ़ाने का उस समय आग्रह किया था और मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार भी किया था। 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता हथलेवा के रूप में। 2 साल हो गए, गरीब की बेटी के साथ जो मजाक इस सरकार ने किया ना, ये तकलीफ देता है माननीय मुख्यमंत्री जी, इसलिए आपको कड़वी बात कहते हैं। और आपकी जो पहले योजना थी ना, सहयोग योजना, उपहार योजना, 2 साल में कितनों की बाकी है जो विधवा पुत्री और बीपीएल पुत्री के लिए होती है। तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि हमने न तो विधवा की पुत्री को और न बीपीएल की पुत्री को जो पहले से चल रही योजना का लाभ नहीं दे पाए, और नई योजना की बात तो बहुत दूर। माननीय सभापति महोदय, ये बजट है ना, एक कमिटमेंट होता है, सरकार को पूरा करना होता है, एक गरिमा होती है इसकी, पर हमने इसको समझा नहीं। हमने जिस वर्ग का जो भी है ना, कह तो बहुत कुछ दिया, पर जहां देने की बात आई ना, तो बजट की कमी का कोई ना कोई बहाना बनाकर उन प्रकरणों को लंबित रख दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं में हमने इस वर्ष आरई में 12% की कटौती कर दी, 12% माइनस सामाजिक कल्याण की योजना में। यह कोई मामूली बात नहीं होती। सामाजिक कल्याण की योजना किसके लिए? गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए। हम किसी और में काम कम, कटौती, बजट कम कर देते ना, तो शायद इतनी पीड़ा नहीं होती, पर वो काम भी किया। और जैसा मैंने जिक्र किया ना कि महाजन का बेटा हूं, वर्षों से अकाउंट का अच्छे जानकार भी हूं। बजट घोषणाएं और उसमें लगने वाली राशि कहीं दूर दूर तक है ना, इसमें कहीं तालमेल नजर नहीं आता कि जितना पैसा हमारे पास है और जो घोषणा हमने की, हम पूरी कैसे करेंगे, और हम किस प्रकार गिरावट की ओर जा रहे हैं। 2019-20 में जीएसडीपी में ग्रोथ 2018-19 की तुलना में 7% से घटकर 5% रह गई। शासन आपको दिया ना, ये गिरावट चालू होगी। इंडेक्स देते ही आपको इसके घटने का मुख्य कारण भी पता चल जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रोथ 2017-18 में 5% थी, वो 2018-19 में घटकर 2.9% रह गई मैन्युफैक्चरिंग में, जबकि आपके रिप्स में बहुत उद्योग आए। और 2019-20 में घटकर मात्र 2% रह गई। जब आपका मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो भी आप बढ़ा नहीं पाओगे, तो आपकी इनकम कहां से आएगी? कोई भी इंडस्ट्री लगती है ना, तो कईयों को रोजगार देती है। छोटी इकाई भी है ना, 100 को रोजगार देती है, बड़ी है तो 1000 को देती है, और एक पूरी की पूरी चैन आती है उसमें। पर हमारा ये ग्रोथ घटा है। जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ घटेगा तो आपका टैक्स कलेक्शन घटेगा और आपका रोजगार भी है ना घटेगा। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बरोबर होगी, जिसकी राजस्थान में अपार संभावना है, अपार संभावना, तो आपका टैक्स कलेक्शन भी घटेगा, बढ़ेगा, और रोजगार भी बढ़ेगा। ये तो एक राहत मिल गई राज्य को। KFRBM में जो प्रावधान था 3% का, क्या आप जीएसडीपी का 3% जो है ना, वो लोन ले सकते हो, वो कोरोना को देखकर 4% कर दिया। उससे आपको 11,000 करोड़ एक्स्ट्रा लोन मिल जाएगा। पर आपका जो कर्जा है ना, और जो आपकी योजनाएं हैं, ये 11,000 करोड़ भी ऊंट में के मुंह में जीरा साबित होगी। और माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार पर कर्ज भार भी कितना? 3.89 लाख करोड़, और प्रदेश की कुल आबादी है आपके 7.5 करोड़। प्रति व्यक्ति इस कर्ज का आकलन करें ना, तो राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति 50,333 रुपए का कर्जदार है। 50,333 रुपए का कर्जदार। आपकी आमदनी कितनी, आपका खर्चा कितना, और केंद्र सरकार को आप बार बार
अपनी कमी को लेकर उसको कोसते रहते हो। ये सही है कि केंद्र सरकार से आपको पैसा कम मिला, केंद्र करों से आपको मिलना था 17,101 करोड़ रुपया, पर आपको मिला 15,541 करोड़ रुपया कम मिला। कितना कम मिला? 5%। पर आपके अपने कर्ज राजस्व में पिछले 6 महीनों में 32% की कमी आई है। उसके लिए तो केंद्र जिम्मेवार नहीं है, कोरोना जिम्मेवार है। केंद्र ने तो 5% कम दिया, पर आपके अपने राजस्व में 32% की कमी। कहीं ना कहीं आपका जो सिस्टम है ना, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। जब तक अपने खुद के सिस्टम को दुरुस्त नहीं करोगे और केंद्र पर आश्रित होगे ना, तो जो घोषणाएं आपने की वो आप पूरी नहीं कर पाओगे। माननीय सभापति जी, अधिकारी, ये जो 32% की गिरावट है ना, अधिकारियों का भी कहना है, जैसा पेपर में आया, कि कोरोना के कारण उद्योग धंधे बुरी तरह से प्रभावित हुए, जिससे राजस्व घटा। मतलब राजस्व का जो प्रमुख आपका आधार है वो उद्योग, और उसके बाद में भी हम उद्योग की अनदेखी, उनके लिए घोषणा पर करे कुछ नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राहुल गांधी जी के पांडिचेरी के जो भाषण है ना अभी, उसका जिक्र करना चाहूंगा। जो उन्होंने 17 फरवरी को दिया। पांडिचेरी में सरकार गई वो अलग बात है, जहां जहां पांव पड़े संतन की तहते बंटाधार। 2 दिन वहां भी गए थे, 2 दिन यहां भी रहे, पता नहीं यहां क्या होगा। पर वहां उन्होंने भाषण में कहा था, अगर देश से बेरोजगारी को खत्म करना है, मैं उनके भाषण के सुना रहा हूं, मैं उनका पक्का फैन हूं, कि अगर देश से बेरोजगारी को खत्म करना है और रोजगार के यदि ज्यादा अवसर पैदा करने हैं, तो हमें एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देना होगा। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान भी करना पड़े। ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं पांडिचेरी में। अब पांडिचेरी में तो उनकी कोई सुनने वाला रहा नहीं, और पंजाब के मुख्यमंत्री पहले से उनकी सुनते ही नहीं कभी। अब बच्चे राजस्थान में, तो यहां सुनवाई होती है, उनकी बात भी चलती है। तो एमएसई के सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए जितना ज्यादा बढ़ावा दे सके, जितना विशेष पैकेज देकर उनको मजबूत कर सके, वो करने की बात राहुल गांधी जी ने पांडिचेरी में कही। आप 17 तारीख का उनका भाषण देख लेना। मेरी बात मत मानो, कोई दिक्कत नहीं, पर आपके अपने नेता माननीय राहुल गांधी जी की बात मानकर जो एमएसएमई के लिए आपने रिप्स के में आपने घोषणा कर रखी है, उनकी आप पूर्ति करवा दो, तो शायद हो सकता है कि हम ये जो बार बार का घाटा है ना, हमारा जो ऋण है ना, इससे मुक्ति पा सकें। और माननीय सभापति महोदय, जहां देश एक तरफ मेक इन इंडिया की बात कर रहा है, केंद्र सरकार ने आपदा को अवसर और अवसर को उपलब्धि में बदलने के लिए कितने सारे पैकेज दिए, कितने सारे पैकेज। ये गुजरात, ये यूपी, ये आंध्रा, एक साल के इस कोरोना काल में जिस प्रकार से उन पैकेजों का उपयोग लेकर रोजगार के जो अवसर वहां पैदा किए ना, अपनी एक टीम वहां भेजो कि किस तरीके से वहां उन्होंने रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा किए, तो शायद हो सकता है उनके नक्शे कदम पर हम उस आपदा को अवसर और अवसर को उपलब्धि में बदल सके। माननीय सभापति जी, और माननीय सभापति जी, बिजली कंपनियों की हालत, सब चिंतित। 90,000 करोड़ का ऋण हो गया हमारे ऊपर, कर्जा देना बाकी। और उससे बड़ी बात है, जो ओवरड्यू लोन है ना, ओवरड्यू लोन जिसको हमको चुका देना चाहिए था, वो 33,000 करोड़ रुपया। पूरे देश में बिजली कंपनियों का ओवरड्यू लोन है 90,000 करोड़, और 35% राजस्थान का बाकी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया कि क्या होगा आने वाले कल में। माननीय सभापति महोदय, अब बिजली की दरों में वृद्धि आप कर नहीं सकते, मजबूरी आपकी, क्योंकि जनता पहले ही गले तक बढ़ चुकी है, आपके हाथ में नहीं। आमदनी बढ़ाने के लिए और कोई जरिया बचा नहीं।
और जब ये कोरोना का संकट आया था ना, तो आपको पैसे की आवश्यकता थी, आपने कहा करे क्या, तो आपने शराब में एक्साइज 25 से 35% कर दी। कोई दिक्कत नहीं, आप 35 से 50 कर दो तो भी दिक्कत नहीं। आपने रेटें बढ़ाई, उसमें भी किसी ने दिक्कत पैदा नहीं की, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। पर आपके अधिकारी है ना, आय बढ़ाने के लिए जो भी चर्चा कर रहे हैं ना, वो चिंता का विषय है। राजस्थान के गली गली में शराब की दुकान खोलकर राजस्थान को मैखाना बनाने का जो प्लान चल रहा है ना, ये हम आपका कभी भी है ना सफल नहीं होने देंगे। पहले आय कम होगी, इनकम बढ़ानी है, आप शराब की दुकानें खोलोगे, फिर इनकम पूरी नहीं होगी तो आप बार के लाइसेंस चालू करोगे, फिर बार से भी पूर्ति नहीं होगी तो झारखंड में जो बार वाला डांस हुआ था ना, उसकी शुरुआत भी आप राजस्थान में कर दोगे। वो तो आपको छूट मिली गई कि झारखंड में सायर केला में जो खरसाओं में किसान आक्रोश रैली में क्या हुआ पता ही है ना सबको। कैसी शर्मनाक घटना। ये राजस्थान को अगर आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है तो सरकार शराब का सारा मत लेना मेहरबानी करके, कि सरकार ये शराब बर्बादी लाएगी। इसलिए अधिकारियों को पहले ही कह देना कि राजस्व के नए तरीके ढूंढे, इस शराब से बचे। और माननीय सभापति महोदय, मैं जिक्र करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी की उस पीड़ा को लेकर जो मेरी बातों से उनको हुई थी। जो मैंने कहा था उनको, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी उनको तकलीफ पहुंचाने की, पर जो कमी मुझे नजर आई ना कोरोना काल में, शायद हो सकता है अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी के पास सच्चाई नहीं पहुंचाई होगी। पर आज मैं सदन के माध्यम से उस सच्चाई को पहुंचाना चाहता हूं। जो मैंने कहा था कि कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों में सारे अस्पताल चूंकि कोरोना अस्पताल में बदल दिए थे और वहां दूसरे ऑपरेशन बंद कर दिए थे, उस दौरान ही सरकार ने बीमा कंपनी को पैसा नहीं दिया, बीमा कंपनी ने प्राइवेट अस्पताल को पैसा नहीं दिया और प्राइवेट अस्पताल ने इस पैसा नहीं आने के कारण भामाशाह कार्ड के जो भी लाभार्थी थे उनका ऑपरेशन करना बंद कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री ने उसको बाद में स्पष्ट किया कि कोई सरकारी योजना बंद नहीं करती। पर मैं कह रहा हूं आपको, जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, हार्ट के बड़े ऑपरेशन छोड़ दो, बाकी छोटे ऑपरेशन है, चाहे अपेंडिक्स है, हर्निया है, हिस्टेक्टोमी है, गॉलस्टोन है, यूरोलॉजी है, ईएनटी है और चाहे ऑर्थोपेडिक्स है, एक भी ऑपरेशन नहीं किया था उसमें। आप इस बात का पता लगा देना। और माननीय सभापति महोदय, मैंने इस बात का जिक्र किया था, अभी मेरे साथी कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूल कर दी कि कोरोना काल में समय नहीं दिया प्रवासियों को समय पर लाने के लिए। पूरे देश में ऐसा ही हुआ, सबको पता है, मैंने पहले भी जिक्र किया। एकमात्र राजस्थान का प्रवासी था, एकमात्र पूरे देश में राजस्थान का प्रवासी, जिसको राजस्थान में लाने के लिए राजस्थान की सरकार ने अपनी ओर से कोई परवाह नहीं की, कोई चिंता नहीं की, कोई प्रयास नहीं किए, कोई योजना नहीं बनाई। और क्या किया सरकार ने? अपने खुद के खर्चे से जो प्रवासी आ रहे थे ना, खुद के खर्चे से प्राइवेट गाड़ी करके 4 बार आपने सीमा सीज करके 4 बार आदेश देख लेना आपके अपने, उनको राजस्थान में आने से रोका। हो सकता है आपकी नीयत ठीक होगी कि राजस्थान में कोरोना फैल जाएगा, पर वहां भी उसके मौत का खतरा था, आपने नहीं आने दिया। और बाद में जब बॉर्डर पर सीमा पर हंगामा हुआ, मुर्दाबाद हाय हाय के नारे लगे ना, तो मजबूरी में आकर आपने सीमा खोली थी। ये आपको तकलीफ देती है मेरी बात, ये तकलीफ मैंने उसकी आप तक पहुंचाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मेरी पीड़ा थी। और माननीय सभापति महोदय, कितने लाचार, कितने आशाएं राजस्थानी अपने आप को महसूस करा था। अरे हमने तो उस काल में वो भी देखा था कि जो भारतीय विदेशों में फंसे थे ना, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री सरकारी खर्चे से विमान से लाकर उसको अपने घर तक पहुंचाया था। उससे पैसा नहीं लिया, किसी जाति धर्म वर्ग का था, कभी नहीं पूछा। और आपने खुद ने टीवी में देखा होगा, रूस में फंसे 37 मुस्लिम युवाओं को जो प्लेन लेकर आया था, उस समय जो एयरपोर्ट का नजारा था ना, उन मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जिंदाबाद के नारे से पूरे एयरपोर्ट को गुंजा दिया था और हमने सीमाएं सीज कर दी। इस बात की पीड़ा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाई थी। ये मेरी पीड़ा है माननीय सभापति जी। और माननीय सभापति महोदय, जहां तक काम की बात है,
जिक्र करना भूल गए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी। समाप्त करें माननीय सर। 2 मिनट में आपका जैसा आदेश होगा। जवाई बांध पुनर्भरण के लिए उन्होंने पिछले बजट में राशि का प्रावधान किया था, चाहे कम किया, एक फूटी कौड़ी दी नहीं, नया बजट आ गया। ये पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन है। इस जवाई बांध पुनर्भरण के लिए जितनी राशि आप बजट में दे सको अपने रिप्लाई में देकर घोषणा करना, ये मेरा आग्रह रहेगा आपसे। एक आपने पंचायतों की क्या दुर्दशा कर दी। राज्य वित्त आयोग का 2 साल का जो उनका हक का पैसा उनका जो उनको मिलना चाहिए, 2 साल से आप रोक कर बैठे हो। आपके बजट में कहीं भी उसका अनाउंसमेंट नहीं है। और आपने पिछली बार भी अपने जो ग्रामीण विकास का जो मद है ना, उसमें 7% कटौती कर दी, 7% कटौती आ रही में आपने। और सामाजिक कल्याण की जितनी योजना है ना, उसमें भी ये पैसा ये दे दें। माननीय सभापति महोदय, ये बजट है ना, ये जनता की उम्मीदों पर खरा तब उतरेगा जब आपके द्वारा की गई घोषणाएं धरातल पर उनको चालू दिखेगी। वरना 2 साल का जो देखा ना रवैया, पिछली बार घोषणा की थी 3 किलोमीटर मिसिंग लिंक देंगे, 3 इंच भी कहीं बनी हो ना तो यहां थोड़ा बता देना। पिछली बार घोषणा थी विकास पथ की, पहली बार विकास पथ मिला, उसका पैसा अभी पूरा नहीं मिला। अधिकांश विकास पथ आज भी आधे अधूरे, उसका पैसा भी नहीं मिला। और अस्पतालों के लिए जो आपने घोषणा की ना, जो घोषणा की है, मुझे भी दी आपने, 350 बेड का अस्पताल दिया, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। 30 बेड का आईसीयू दिया, उसके भी धन्यवाद। पर कम से कम बजट में एक बात सामने आ जाए कि कितना पैसा केंद्र से मिलने वाला है और कितना राज्य से मिलने वाला है। यह परिपाटी अगर चालू हो जाएगी ना, तो राजस्थान की जनता के सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि वाकई में इस काम का असली अगर कोई धन्यवाद का पात्र है कि वो भारत सरकार है या राजस्थान सरकार। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस बजट में जो अधिकांश योजना है भारत सरकार की मदद से होगी। भारत सरकार की बिना मदद आप कुछ कर नहीं सकते। सबको आपको धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमती शकुंतला रावत। सभापति महोदय, विराजिए विराजिए। कहाँ खो गए आप? नाम में भी बहुत बड़ा फर्क है।